बात सन 1946 की है, जब फिल्म जगत में पंडित इंद्र, डी.एन. मधोक, पी.एल. संतोषी, आरजू लखनवी, राममूर्ति चतुर्वेदी, गोपाल सिंह नेपाली, फैयाज हाशमी, रमेश गुप्ता, कमर जलालाबादी, नक्शब साहब, एहसान रिजवी, डॉक्टर सफदर आह, तनवीर नकवी, पंडित मुखराम शर्मा, वली साहब जैसे कामयाब गीतकारों ने और शायरों ने अपने झंडे गाड़े हुए थे। अपना झंडा नहीं, अपने झंडे गाड़े हुए थे। और उस ज़माने में नौजवान उम्र लिए हुए, दिल में जोश और वलवले लिए हुए मजरूह साहब यहाँ आए थे, और उनकी शायरी से मुतासिर होकर ही उनको पहली ही फिल्म में एक दो नहीं 10 गीतों में 7 गीत लिखने का मौका दिया गया था। और हम उस वक्त 8th क्लास में पढ़ते थे, और वो गीत हम सुन सुन करके इतने खुश होते थे। जब उसने गेसू बिखराए बादल आया झूम के, अरे क्या गाना था, हैं? मस्त उमंगे लहर आई हैं रंगी मुखड़ा चूम के, क्या गाना लिखा था। फिर मेरे सपनों की रानी, रूही 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 मेरे सपनों की रानी, या जवानी के दामन को रंगी बना ले, आग लगी प्यारी प्यारी, कर लीजिए चलकर मेरी जन्नत के नज़ारे, या जो वो गीत जो पूरे राष्ट्र में छा गया था, और सहगल साहब ने अपनी मैयत से पहले, हाँ, अर्थी से पहले ये वसीयत की थी कि वो गाना मेरी अपना मैयत के साथ बजाया जाए कि हम जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। तो उसकी वजह ये थी कि मजरूह साहब की लेखनी में इतना ज़बरदस्त, यानी ज़ोर कलम जिसको कहना चाहिए था, कि उनके ज़माने में ही अजीम शायरों ने उनके एक शेर को इतना पसंद किया, इतना सर आंखों पर चढ़ाया कि वो आज उनके ज़माने में लीजेंड बन गया है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते ही गए और कारवां बढ़ता गया। अब वो गीत सुन लीजिए जो गलती से, एक्चुअली गलती मेरी ख़ास तौर से होती रही है रेडियो सिलोन के ज़माने में भी। मैं एक गलती, सबसे पहली गलती ये हुई थी मेरी, मजरूह साहब, फिल्म अंदाज का गाना बजाना था कि अब हम आपको फिल्म अंदाज का एक गीत सुनवाते हैं, मुकेश जी का गाया हुआ। और मैंने अनाउंसमेंट क्या किया, ये बात है 25 मई सन 1956 की सुबह को 7:30 बजे की, पुरानी फिल्मों का गीत जब हम बजाया करते थे, कि अब हम आपको फिल्म अंदाज का गीत सुनवाते हैं, गायक कलाकार हैं ना, अब हम आपको क्या उल्टा कह दिया, अब हम आपको फिल्म मुकेश का गीत सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है अंदाज। ये गलती हुई थी पहली, तो अभी भी आगे पीछे हो गया है। तो गाना अभी मेरे बारे में भी लोग आमतौर पर कहते थे सुल्तान मजरूह पूरी। सुल्तान मजरूह पूरी है। और फिर अंदाज के बाद तो फिर मजरूह साहब को वो अंदाज मिला कि बस एक गीतों के लिखने का एक सिलसिला चलता रहा और आज तक चल रहा है। नहीं साहब, और अंदाज के बाद तो हमें मुराद जी देसाई ज़माने में यहाँ थे जी, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने 2 साल के लिए हमें जेल की हवा खिलाई साहब। हम तो आर्थर रोड में रहे, अंदाज के गाने चलते रहे, हम आर्थर रोड में रहे। तो आपको सुनने को मिलते थे कभी कभी? हमने कुछ क्रिटिसाइज किया था पंडित नेहरू को, वो उन्हें भला नहीं लगा, वारंट निकाला उन्होंने, और उन्होंने कहा कि पकड़ा जब हमें तो उन्होंने कहा सॉरी कहो। हमने कहा सॉरी तो हम ना कहेंगे, सॉरी कहने का मतलब हमें मालूम है कि हम जितनी अपनी आइडियोलॉजी है, जितना अपना पास्ट है, सबको डिनाई करें तब हम सॉरी कहें, तो हम सॉरी हम नहीं कहेंगे। फिर जेल ले गए तो जेल में जेलर साहब बोले, अभी तुम काय को मरता है, अभी तुम सॉरी बोलेंगे हम सब संभालेंगे। तो मैंने कहा तुम क्या संभालेगा फिर। तो घर देखे, मगर ये कि वो दिन हमारे बड़े अच्छे थे। अब एक पिकनिक का गीत है और उसकी नेचर है रॉक एंड रोल म्यूजिक की। फिल्म घर संसार, छेड़ो धुन मत वालों की, बहकी बहकी चालों की। इसमें एक जगह बड़ा कॉमेडी का पंच है, वो फिल्म देखते हुए बड़ी हंसी आती है कि वो बाबूजी की टांग में जो धोती है फंसी, तो छलकी पड़ती है हसीनों की हंसी। लाइन बहुत इस तरह का गीत आपने लिखा था। कुछ बताइए। पिकनिक पर ये सब ये मंजर और नज़ारे देखने को मिलते हैं। मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, तरह तरह के हालात होते हैं। तो इत्तेफाक तो उन्होंने देखा किसी धोती फंसी हुई, सब हंस रहे हैं, तो जाहिर है कि उसको हमने ग्लैमराइज कर दिया अच्छा गीत में। Yet there is no vulgarity at all। ये संगीत रचना है रवि की, सुनाइए।
सबसे पहला रॉक एंड रोल जो इस आपकी इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस हुआ, वो भी इत्तेफाक से मेरा ही लिखा हुआ था, लाल लाल गाल। वो सबसे पहला गीत था रॉक एंड रोल का, मिस्टर एक्स का। और हाँ, तो ये सारे रास्ते जो मैंने बनाए हैं, आज भाई लोग उसी पर चल रहे हैं। कॉपी करते हैं, उसकी नकल कर रहे हैं और अच्छी चीज की नकल तो की जाती है। मजरू साहब, एक बात बताइए, मतलब बगैर किसी का नाम लिए हुए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कई बार आपको कोफ्त होती होगी आजकल के गीत सुनते हुए कि ये क्या गीत लिखे जा रहे हैं? होती तो है साहब, इसलिए कि मैं चूंकि शायर हूँ और मुझे अपनी उर्दू लैंग्वेज पर कमांड है, और मैंने उर्दू अदब को, उर्दू शायरी को कुछ लफ्ज़ दिए हैं अपनी तरफ से, और इसी तरह हमारी फिल्मों में कम से कम 30-32 लफ्ज़ों के वोकैबुलरी हमने बढ़ाई है खुद। ये दिलरुबा, दिलबर, सनम, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वल्लाह, ये सब, ये जितने अल्फाज हैं सब मेरे इन्वेंट किए हुए हैं। मुझसे पहले अगर हुए हैं तो ऐसे हुए होंगे कि शायद किसी को याद न हो, इनसिग्निफिकेंट। लेकिन ये कि जिनका रिवाज बना है वो मुझसे बना है, क्योंकि वो पॉपुलर हुआ। हाँ, किबला, मोहतरमा, बंदा नवाज, नैयर साहब के साथ कई गीत आपके ऐसे बिल्कुल नई वोकैबुलरी आई। हाँ, तो ये वोकैबुलरी जो हमने दी वो चल रही है आजकल। और जो हमने बसा औकात होता क्या है कि पहले अस्थाई आई, अस्थाई के बाद अंतरा आया, अंतरे के बाद एक ब्रिज लाइन आती है जिसको हम लिंकिंग लाइन या क्रॉस लाइन कहते हैं। वो लाइन कभी कभी साहब नहीं होती, तो उसके लिए हमने रास्ते निकाले। मसलन माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। अब उसमें जो अंतरे आते हैं तो उसमें आता है कि बंदगी तो लीजिए साहब, इस तरह से। अब उसमें कोई राइमिंग स्कीम का कोई सवाल नहीं पैदा होता, मगर बर्मन साहब ने तो उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा धत तरीका धत, बंदगी तो लीजिए, ये हमें धुन उन्होंने मीटर दिया। तो उस पर हमने लिखा। तो इस तरह जो रास्ते हमने निकाले, उन रास्तों को भी लोग फॉलो कर रहे हैं। अच्छी बात है। अभी इसी संदर्भ में, इसी रेफरेंस में जो अगला गीत आप सुनने वाले हैं, उसमें पूरा गाना शमशाद जी का गाया हुआ है और रफ़ी साहब की उसमें आवाज़ में केवल तररम है। तो उसमें पूछना चाहूँगा कि वो गाना, मैं ये पूछना चाहूँगा कि रफ़ी साहब को तो कई दिन तक रिहर्सल करानी पड़ी होगी नैयर साहब को, क्योंकि कौन सी फिल्म के लिए? वो मुसाफिर खाना में थोड़ा सा दिल लगा के देख, तररम पम 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 पम। असल में क्या है, तररम सबसे पहले जादू या कोई दास्तान, इन दोनों में से नौशाद साहब दे चुके थे उसमें अपना, और दास्तान में। हाँ, दास्तान, और रफ़ी साहब गा चुके थे, तो उनको इतनी परेशानी, तो इसलिए उनको परेशानी कोई नहीं हुई और बिल्कुल बड़े मजे में गा गए। यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं इनमें बहुत से जानकार होंगे लय ताल के। अब वो इसकी दाद देंगे कि जब तक लय और ताल का इतना पक्का आदमी न हो, वो ये तररम वहाँ से शुरू कर कहीं नहीं सकता, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देगा, कहीं ना कहीं ऑफ हो जाएगा या बिफोर हो जाएगा, ऑन बीट नहीं आएगा। तो ये बहुत पक्के लोग थे, ये लता बाई हैं, रफ़ी हैं, ये लोग बड़े लय के पक्के लोग थे, बहुत जबरदस्त लोग थे ये। और जब ये सब चीजें, वाले नहीं, जब ये सब चीजें एक साथ 100% मिलती हैं, तभी चीज सुनकर के निकलता है, वाह वाह क्या गीत है, क्या लाजवाब चीज है। अब एक और अनोखा सा गीत है। अनोखा इसलिए है कि जिनके लिए वो गीत मजरू साहब ने लिखा था वो खुद अनोखे हास्य कलाकार रहे हैं। वैसी कलाकारी भी बहुत रेयर, अब तो खैर कलाकारी हास्य रस की बड़ी फूहड़पना आ गया है उसमें। जॉनी वॉकर साहब के लिए लिखा था ये गीत, जरा रुक जा, फिल्म सितारों से आगे का। अच्छा, इस गीत को लिखते हुए आपके दिमाग में क्या बात थी कि आपने इस तरह का गीत लिखा? क्योंकि इससे ये पता नहीं चलता कि एक्चुअली वो किस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि फिल्म तो हमने देखी नहीं। सिचुएशन तो यह है कि उनको एक कोई रोमांटिक गीत गाना है। अब बर्मन साहब ने हमें जो धुन दी, तररत तरा तररर तररम तम, तररत तदा तररम तररम तम। अब क्या लिखूं? तो जरा रुक जा,
मैं उसको उस फोनेटिक्स को उसमें पकड़ा उसमें, और वो कोई अपनी महबूबा को रोक रहे हैं कि भाई रुक जा मत जा, उसमें बात बना दी। ये आपको लगा होगा कि वो किसी लड़की या किसी अपनी महबूबा को रोक रहे हैं, दरअसल उनकी गाड़ी बिगड़ गई थी, उस गाड़ी की बात हो रही है। और गाड़ी भी जब वक्त पर काम आती है तो दिलरुबा से कम नहीं होती। अगर दो दोस्तों में एक दोस्त बेवफाई करता चला जाए और एक बार नहीं हजारों बार बेवफाई करे तो फिर जुबान पर एक बड़ी जनसाधारण सी एक सूक्ति आ जाती है कि तू नहीं और सही, और नहीं और सही। और इस बात को मजरूह साहब ने बड़ी खूबी, बड़ी अच्छी तर्ज, बड़ी अच्छी मतलब बड़े अच्छे अंदाज में फिल्म तू नहीं और सही के लिए लिखा था। रवि साहब के संगीत में मुकेश जी ने गाया था। मजरूह साहब, एक बात पूछना चाहूँगा, ये गीत जो मुकेश जी की आवाज़ में अभी जिसका फुल स्टॉप लगा, तो दो बार ही उन्होंने, एक बार थोड़ा सा ऊंचा फिर दूसरी बार और ऊंचा कहा। अगर ये गीत रफ़ी साहब गाते तो शायद तीसरी बार और ऊंचाई पर ले जाया जा सकता था, है ना। लेकिन मुकेश जी का रेंज चूंकि उतना ही था, क्योंकि बहुत ही कोमल आवाज़ के मालिक थे, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर इसीलिए उसका अंत करना पड़ा। वरना अगर रफ़ी होते हुए जी, तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा ब्राइटेस्ट पॉसिबल धुन भी होती, धुन भी ब्राइट होती। मैंने कहा कि अगर इसकी जगह पर रफ़ी होते तो धुन भी ब्राइट होती, इतनी मेलो धुन ना होती, वो आवाज के हिसाब से, गले के हिसाब से म्यूजिक डायरेक्टर ने बनाया है, और कि जो उनके लिए नेचुरल मालूम हो सिंगर के लिए, उस एतबार से बनाया है। पूरा असर भी हो और उनको आसानी भी हो गाने में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.